have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. जापान के आत्मसमर्पण के बाद भी आजाद हिंद फौज की गतिविधियां कम नहीं हुई। रंगून पर अंग्रेजी हुकूमत काबिज होने के कारण नेताजी का और फौज का रंगून में रहना सुरक्षित नहीं था। नेताजी ने यह तय किया कि मेजर जनरल लोगनाथन तथा कर्नल अरशद अपने 5000 सैनिकों को लेकर ब्रिटिश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दें। 24 अप्रैल 1945 को आजाद हिंद फौज के सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों एवं रानी झांसी रेजिमेंट के साथ नेताजी ने रंगून छोड़ दिया। 28 अप्रैल 1945 को पी.के. सहगल ने 600 सशस्त्र सैनिकों को लेकर युद्धबंदी की शर्त के साथ समर्पण कर दिया और 4 मई को मेजर जनरल लोगनाथन तथा कर्नल अरशद ने अपने सैनिक साथियों के साथ रंगून में आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 को जापान के समर्पण ने नेताजी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ा दी थी, जिससे सिंगापुर से जापान जाने का अब कोई मतलब नहीं रह गया था। 16 अगस्त 1945 को एक बम वर्षक विमान से नेताजी बैंकॉक के लिए रवाना हुए, जिसमें उनके साथ हबीबुर रहमान, प्रीतम सिंह, S.A. अय्यर थे। यहाँ पहुँचने के बाद वे सैगोन पहुँचे, जहाँ वे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के एक साथी नारायण दास के घर पर रुके। नेताजी रूस जाने की तैयारी में थे। फील्ड मार्शल काउंट तराउची ने इंपीरियल मुख्यालय टोक्यो से संपर्क किया, परंतु मुख्यालय ने मांग को खारिज कर दिया। फील्ड मार्शल ने तुरंत ही अपनी जिम्मेदारी पर नेताजी को मंचूरिया भेजने का निश्चय किया। नेताजी की इस यात्रा में लेफ्टिनेंट जनरल शिदी को भी जाना था, जिसे ताइपी होकर डेरिंग नगर पहुंचना था। दुर्भाग्यवश विमान भारी होने के कारण सिर्फ एक ही सीट मिल पाई। यह बात जब नेताजी को पता चली कि उनका कोई साथी साथ नहीं जा सकेगा, तो उन्होंने अपने सभी साथियों से बात की और पूछा कि क्या ऐसी स्थिति में उन्हें अकेले यात्रा करनी चाहिए। एक तरफ नेताजी का सैगोन में रुकना किसी खतरे से कम नहीं था, वे कभी भी अंग्रेजों द्वारा पकड़े जा सकते थे। अंततः सब इसी पर राजी हुए कि नेताजी को एक और सीट का आग्रह करना चाहिए। अगर सीट नहीं मिलती है तो वह अकेले ही डेरिंग नगर की यात्रा पर चले जाएं। नेताजी और हबीबुर रहमान जापानी अधिकारियों से एक बार फिर मिले और तय की गई मांग को उनके सामने रखा। नेताजी की गुजारिश को जापानी अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया और एक सीट देने को तैयार हो गए। यह एक बम वर्षक विमान था। चालक ने आपत्ति जताई कि विमान का भार अधिक हो रहा है, परंतु इसके बाद भी विमान ने उड़ान भरी और तुरिन पर उतरा। नेताजी और हबीबुर रहमान मोरिम नाम के एक होटल में रुके। अगले दिन नेताजी ताइपे पहुंचे, जहां कुछ घंटे विश्राम के पश्चात उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। 890 मीटर हवाई पट्टी पर विमान मुश्किल से ही लगभग 3/4 भाग को पार कर पाया था कि अचानक लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया। जोरदार धमाका हुआ और विमान बाईं ओर झुकते हुए जमीन पर आ गया। विमान का अगला हिस्सा और इंजन दोनों ही जमीन में धंस गए और गिरते ही विमान ने आग पकड़ ली। विमान में कुल 13 लोग सवार थे। विमान के द्वार पर सामान जमा होने से द्वार से निकलना काफी मुश्किल था, अतः वो आग के रास्ते से जान बचाने के लिए बाहर निकलने लगे। चालक आओयागी के सीने में स्टीयरिंग धंस गया, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। सहचालक मेजर ताकीजावा का स्टीयरिंग छड़ से सर फट गया, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। नेताजी पेट्रोल टैंक के पास बैठे थे, जिससे दुर्घटना के कारण उनके ऊपर सारा पेट्रोल गिर गया था या वह भीग गए थे और यहां से निकलते समय वह आग की लपटों से घिर गए। हबीबुर रहमान ने नेताजी के कपड़ों को जैसे तैसे उतारा, जिससे आग को दूर किया जा सके, और इसके बाद उन्होंने नेताजी को जमीन पर लिटा दिया। कुछ समय बाद सभी घायलों को ताइपी के नानमेन आर्मी अस्पताल ले जाया गया। जापानी डॉक्टरों ने हर संभव सभी को बचाने की कोशिश की, परंतु नेताजी की हालत सुधारने में असफल हुए और करीब 8 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भारत माता का एक वीर सिपाही अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सदा सदा के लिए अमर हो गया। मोहन सिंह के अनुसार
नेताजी के अंत समय में जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे वे डॉक्टर याशिमा, डॉक्टर टोरुटा, 2 नर्सें, कोजो मित्सुई, कर्नल हबीबुर रहमान और नाकामुरा थे। इस घटना में मरने वाले जनरल शिरी, नेताजी, दोनों चालक तथा 2 अन्य शामिल थे। बचने वालों में से लेफ्टिनेंट कर्नल शकाई, लेफ्टिनेंट कर्नल शिरो नानोगाकी, मेजर तारो कोनो, मेजर इवावो ताकाहाशी, कैप्टन दैकची अरेई, कर्नल हबीबुर रहमान तथा अन्य शामिल थे। अगले दिन नेताजी का अंतिम संस्कार ताइपे में किया गया तथा अस्थियों को हबीबुर रहमान द्वारा जापान में रेंकोजी बौद्ध मंदिर में रख दी गई। यह खबर दुनिया में 21 से 22 अगस्त को प्रसारित हुई, जिस पर किसी का यकीन करना काफी मुश्किल था। उसके बाद उनके जीवित होने को लेकर कई तरह के विचार सामने आए। कुछ लोग मानते थे कि नेताजी जैसे लोग कभी मर नहीं सकते, वहीं कुछ लोग कहते थे कि वह साइबेरिया जेल में है। कुछ उन्हें रूस की जेल में मारे जाने की बात करते। कुछ लोग यह मानते कि वे जीवित और सुरक्षित हैं, बस इसलिए सामने नहीं आते क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। जिसने कभी भी अपनी जान की परवाह न करते हुए कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, उसके बारे में ऐसी बातें करना उसके शौर्य को कम करने वाली लगती है। जिसने जान को हथेली पर रखकर इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसे युद्धबंदी तथा मुकदमा चलाने वाली बातें कैसे डरा सकती हैं? 1956 में भारत सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया, जिसका प्रमुख शाहनवाज खां को बनाया गया और इस रिपोर्ट को नाम मिला शाहनवाज रिपोर्ट, जिसमें नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु होने की बात कही गई। इससे भी कुछ सांसदों को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ और आवाज उठाई कि इसकी पुनः जांच की जाए। अंततः 1970 में जांच आयोग का गठन करके न्यायाधीश GD खोसला को इसका भार सौंपा गया। इसकी भी रिपोर्ट पहले कमीशन से मिलती थी और 1974 में मंत्रिमंडल ने भी इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। नेताजी की मृत्यु को लेकर लोगों में आज भी कई तरह की बातें हैं। दोस्तों, उन्हें मनुष्य नहीं बल्कि दैवीय शक्ति के रूप में देखते हैं, परंतु नेताजी के अंदर वे सभी कमजोरियां थीं जो एक मानव में होती। जब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, तब भी वे एक देशभक्त की तरह फौजी वर्दी में थे। नेताजी कभी भी किसी पद के भूखे नहीं थे। ऐसे वीर के लिए देश का, विश्व का कोई भी सम्मान फीका है। जब तक वे मातृभूमि की आजादी के लिए लड़े, सीना तान के लड़े और दुनिया को बलिदान की एक सीख देते हुए सदा सदा के लिए।